मित्रों, आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस सचमुच हम सब के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवशाली दिवस है, एक ऐतिहासिक दिवस है, यादगार दिवस है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर सन 2014 को यूएन में एक प्रस्ताव रखा कि सभी देश मिलकर के योग करें, और इस प्रस्ताव को 3 मास के अंदर ही अर्थात 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार कर लिया गया। 193 देशों में से 175 देश ऐसे थे जिन्होंने बिना वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया। ये सचमुच एक रिकॉर्ड है यूएन के इतिहास में, और हम सब के लिए भी सचमुच बहुत गौरव की बात है। 21 जून सन 2015 को प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और तब से प्रतिवर्ष भारत सहित अनेक देश इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाते हैं, और न केवल शारीरिक रूप से योग करते हैं लेकिन मानसिक योग को भी बढ़ावा देते हैं। मैं इसीलिए आज यहाँ गार्डन में आया हुआ हूँ कि देखूँ कि गार्डन में आज क्या स्थिति है, और मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ जो हमारे लोग हैं वो सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। मतलब एक सुंदर सा माहौल है। मुझे लगता है केवल आज का दिन नहीं लेकिन प्रतिदिन करते होंगे, लेकिन आज तो विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। और मैं आदरणीय सूर्य भाई जी को भी देख रहा हूँ कि वो भी प्राणायाम कर रहे हैं। आइए हम सब चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं आज के इस खास दिन पर हम कैसे योग को अपने जीवन में लाएं और कैसे हम उन्नति की ओर बढ़ें, कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ें। आइए चलते हैं। प्रता जी, सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। और आज जब मैं पूरे बगीचे में देख रहा था, सभी लोग कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आसन कर रहा है। आमतौर पे सभी तो दिखाई देते हैं। आज जब मैंने आपको देखा प्राणायाम करते हुए तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि आप भी प्राणायाम करते हैं। हाँ, देखिए, हमारे देश की बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चर है कि यहाँ जो चीज़ लोगों की समझ में आ जाए बस उसे सब करने लगते हैं, और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो हम सभी करते हैं, क्योंकि इससे ब्रेन बहुत एफिशिएंट रहता है, शरीर के कई अंग सुदृढ़ होते हैं। शरीर को मूवमेंट चाहिए, हर जॉइंट को मूवमेंट की जरूरत होती है। लेकिन इस फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। मन हमारा बहुत हेल्दी हो तो हमारा तन परफेक्टली हेल्दी रहेगा। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन भी बहुत आवश्यक है। जी जी, इसीलिए आप वैसे तो मेडिटेशन की चर्चा हमेशा आपसे होती रहती है, लेकिन प्राणायाम पे कभी बात नहीं हुई थी और आपको मैंने देखा नहीं था। तो ऐसा तो नहीं मुझे लगा कि केवल आज 21 जून है इसलिए भाई साहब भी आज प्राणायाम कर रहे हैं सबके साथ? नहीं, मैं तो रोज ही लगभग पौना घंटा जी शरीर को देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जिस शरीर से हम सारा समय काम ले रहे हैं, पूरा जिंदगी काम लेते हैं, इसको कुछ समय अवश्य देना चाहिए। तो मैं इसके बारे में भी काफी इंटरेस्टेड हूँ कि हर अंग की मूवमेंट हो जाए, कुछ अच्छे प्राणायाम हो जाएं, तो मैं ये रेगुलर करता ही हूँ। बिल्कुल, मतलब सभी को आधे घंटे 1 घंटे जरूर अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप का फिर योगासन हो, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, और या फिर आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रता जी, जैसे रोज हम ये आप कह रहे हैं कि हमें आसन, प्राणायाम या एक्सरसाइज करना ही चाहिए, वैसे ही आपने मेडिटेशन की बात कही, राजयोग की बात कही, तो वैसे ही रोज भी क्या मेडिटेशन भी करना चाहिए? हाँ, देखिए, आजकल के समय में मेंटल हेल्थ की तो सबसे ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि लोग भयभीत हैं, लोगों को एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे हैं, नींद ना आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो इन सब के लिए मेडिटेशन परम आवश्यक है, क्योंकि इनकी कोई दवाई होती नहीं है। एक्चुअली इनकी कोई दवाई नहीं है। तो मेडिटेशन तो रोज क्या दिन में कई बार करें तो अति उत्तम होगा। बिल्कुल, और इन सभी चीज़ों में ये फायदेमंद है। जैसे आपने कहा कि डर, मेरा एक मित्र है भरत जी, वो भी रोज़ ही एक्सरसाइज करता है, लेकिन आजकल वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है कोविड के कारण कि कहीं मुझे भी इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके आसपास कोई ऐसे केस नहीं है और वो खुद भी प्राणायाम आदि करता है, लेकिन मन में ये जो डर बैठ गया है कि नहीं मुझे भी कहीं ना हो जाए, मुझे लगता है ये सचमुच बहुत बड़ी व्याधि सी बन गई है। बिल्कुल, डर वर्तमान संसार की एक भयावह समस्या
समस्या बन गई है जी। और राजयोग इससे हमें सहज ही मुक्त करा देता है, क्योंकि हम परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ऑलमाइटी है। जी। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी विल पावर बढ़ती है और उससे जुड़ने के बाद हमें लगता है वी आर वेरी पावरफुल। इसलिए कुछ डरने की बात नहीं, होगा तो ठीक करेंगे, इसमें क्या हुआ। मतलब हम बहुत सहज हो जाते हैं। आप जब भी ये बात कहते हैं व्रता जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात कि हम बहुत सरल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमारा एक विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, हम जीत सकते हैं और इसी की आवश्यकता है। व्रता जी, आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़े, क्योंकि बाहर जो रोग है, कोविड है या अन्य, अभी हम समझ रहे हैं कि कोरोना की बात है, लेकिन और समय पे भी हमें ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसकी आवश्यकता होगी। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद से, प्राणायाम से, इन सब चीज़ों से हमारी ये इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो क्या इसके साथ साथ मेडिटेशन से भी ये बढ़ेगी? बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक बात है जानने की कि स्वामी रामदेव जी भी कह रहे हैं कि प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ेगी। जी, जी। और आयुर्वेद वाले भी कुछ काढ़े सजेस्ट कर रहे हैं, उनसे बढ़ती है, नो डाउट। पर क्योंकि राजयोग मेडिटेशन से विचारों में शुद्धि आती है और प्योरिटी ही एग्जैक्टली हीलिंग एनर्जी है। प्योरिटी में बहुत हीलिंग एनर्जी है, इसलिए हमारे वेदों में, हमारे दर्शनों में ये बात कही गई थी कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो 100 वर्ष तक निरोग रहेगा। विद्यार्थी काल में भी इसलिए इसका एक नियम था, डिसिप्लिन था, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि भी डिवाइन होती है, बहुत ही एफिशिएंट होती है और इससे ये इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो अनेक रोगों को लड़ने की शक्ति आ जाती है और वैसे भी मन जब शक्तिशाली है, हेल्दी माइंड है, तो छोटी मोटी चीज़ों की मनुष्य चिंता भी नहीं करता। जी, जी। आपने एक बात छेड़ दी है, जो शास्त्रों की बात आपने कही, वहाँ भी योग आदि की बहुत चर्चा है, लेकिन आपने एक ब्रह्मचर्य की बात कही भ्राता जी। मुझे लगता है कि ये भी सबके ध्यान में ये बात आए तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाहरी चीज़ें तो ले ही रहे हैं, चाहे वो काढ़े के रूप में अन्य चीज़ें हैं, और एक बात मेरे भी ध्यान में आई कि उसमें कहा गया है शास्त्रों में कि जो शरीर में जो शक्ति बनती है उसका क्षय करना ही मृत्यु है और उसे धारण करना ही जीवन है। तब ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब आपने ये बात छेड़ी है तो सचमुच लगता है कि ये बहुत आवश्यक है संदेश देना। समय के अनुसार भूल गई हैं चीजें, और जो वेदों का या उपनिषदों का प्रचार करने वाले हैं, क्योंकि वो भी ये चीज अपना नहीं पाए हैं, इसलिए उनके शब्दों में वो प्रभाव नहीं रहा। वो बस पढ़ जाते हैं कि हाँ ये लिखा है भाई, लेकिन वो लोगों को सिखाएं और वो उनसे सीखें। इसके लिए जो सिखाने वाला, उसमें उस तरह की पावर होनी चाहिए। जब तक उसने खुद वो नहीं किया होगा, उसके बोल में प्रभाव नहीं आएगा, लोग उसकी मजाक ही उड़ाएंगे। तो ये हमारी भारत की जो प्राचीन कल्चर थी, ये सचमुच बहुत महान थी। उस टाइम कहाँ रोग थे, कहाँ ये सब समस्याएं थी जो आज हैं। आज से 50 साल पहले भी चले जाए तो बहुत सारे रोगों का नाम ही नहीं पता था। 100 साल पहले तो व्यक्ति 1-2 बार जीवन में बीमार होता था, एक बार बुखार आ जाता था कभी मनुष्य को, लेकिन ये विषय विकारों ने सारी शक्तियां नष्ट कर दी और मनुष्य का शरीर तो ऐसा हो गया जैसे गन्ने का रस निकाल के छिलका फेंक दिया जाता है ना, तो उसकी क्या वैल्यू होती है। इसलिए ये बात बढ़ती है, प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाओ, नहीं तो वो हमारे अंदर है ही। तो योग से भी ये बढ़ता चलेगा और हमें कुछ इन नियमों, धारणाओं को भी अपने जीवन में लाना होगा। कई बार हम बाहरी चीजों पर तो जैसे एक्सरसाइज आदि पे ध्यान देते हैं, जैसे आपने एक ब्रह्मचर्य की बात कही, बहुत मूल सी बात है। अन्य ऐसी और कुछ बातें हो सकती हैं जो हमारी इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और ये जो बाहरी बीमारियां हैं जो आ रही हैं उनसे हम सेफ रह सकें। इसमें हम पवित्र भोजन का भी सेवन करें। ये जो भोजन तामसिक हो गया है, जिसके लिए कई लोगों ने मान लिया इससे भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, पर नहीं। हमारा आत्मा ही शुद्ध है, वो किसी अशुद्ध चीज को एक्चुअली स्वीकार नहीं करती है। उसमें हिंसा भी होती है और हिंसा का प्रभाव इस प्रकृति पर बहुत ही निगेटिव पड़ता है। तो इन चीजों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, क्योंकि प्रकृति की जो नेचर है वो इन चीजों को स्वीकार नहीं करती और मनुष्य अपनी आदतन उनके कई तर्क निकालता रहता है, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा है, उनके जीभ का टेस्ट। लेकिन अगर हम इससे भी मुक्त हो जाएं, सात्विक कर्मों की ओर चलें, सात्विक विचार हमारे हों, सात्विक व्यवहार हो,
तो ये सब भी हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ाने वाले हैं। ये बड़ी सूक्ष्म गति है सचमुच। और इन पे भी चर्चा मुझे लगता है भ्राता जी होना चाहिए, क्योंकि सचमुच ये बेस हैं, आधार हैं। बाहरी चीज़ों का तो हम आधार लेते ही हैं, लेकिन यदि जीवन में ये चीज़ें आ जाएं तो बहुत सहज हो जाए। कई बार हम योग को भ्राता जी इस रूप में भी सोचते हैं कि क्या योग के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जो हम सफलता जीवन में चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ कलाओं का विकास चाहते हैं, तो क्या ये भी संभावना इससे है? हाँ, देखिए, मैं पहले थोड़ी सी ये बात कर दूं कि ये स्वामी रामदेव ने जो आसन और प्राणायाम लिए हैं, ये महर्षि पतंजलि द्वारा सिखाए गए योग के 2 हिस्से हैं केवल, जबकि वो अष्टांग योग है, उसके 8 अंग हैं। उनमें से पहले 2 तो छोड़ दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यम और नियम, जिनमें बहुत सुंदर धारणाएं हैं। उनमें ब्रह्मचर्य भी है, शुद्धि भी है, खान पान की शुद्धि भी है, निंदा न करना, चोरी न करना, ये सब श्रेष्ठ धारणाओं का वर्णन है। अगर उनका भी प्रचार किया जाए इन आसन प्राणायामों के साथ तो मनुष्य को सफलता बहुत मिलेगी, क्योंकि मनुष्य के कर्म उसे सफल नहीं होने दे रहे हैं। रही बात राजयोग की, राजयोग से हम बहुत सारे टैलेंट्स का आह्वान भी कर सकते हैं। मैंने किया अपने जीवन में। एक समय था हमारे यहाँ कोई भी गीत आदि लिखने वाला नहीं था, गाने वाला भी नहीं था। हम लोगों को कहा गया, भाई आप कुछ करो, कल्चरल प्रोग्राम चाहिए, कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है, आने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो मैंने बहुत अच्छी राजयोग में एकाग्रता के बाद इन टैलेंट्स का आह्वान किया कि मेरे अंदर कवित्व है, वो जागृत हो जाए। तो मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुए। मैं एक गीत 5 मिनट में लिख देता था। हालांकि मैं गायक तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस की, जैसी भी हो पाई, तो हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करने लगे। मैंने राइटिंग का, मैं राइटर भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ मैगजीन थी और उसमें राइटर की जरूरत थी। तो मैंने ऐसे ही राजयोग में परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर होकर लेखन कला का आह्वान किया कि मेरे अंदर उसके बीज तो हैं, वो सब जागृत हो जाएं, तो वो बहुत अच्छा आ गया। ऐसे बहुत सारी कलाएं, चाहे हम जीवन में सफलता चाहते हों, चाहे हम कोई विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हों, चाहे हम अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हो, ये सब राजयोग से हो जाता है। बहुत सुंदर। और ये सचमुच जीवन के लिए अति आवश्यक है। कई बार केवल हम तन पे ही लगता है कि योग के माध्यम से फोकस होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो भी योग से मिलती हैं, ये हमें आज जानने को मिल रहा है। पता जी, एक चीज़ और, आजकल बहुत तेज़ी से लॉकडाउन के बाद तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में भी 20% मन के जो रोगी हैं वो बढ़ गए हैं। तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आपने भय की बात कही, वैसे जो अन्य डिप्रेशन की बात है, ओसीडी की बात है, क्या यहाँ पे भी हमें योग के द्वारा फायदा प्राप्त होता है? ये समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं कि लोग घरों में हैं। कईयों को अपनी जॉब जाने का डर भी हो गया जी। अच्छा, फाइनेंशियल भी लोग बहुत डाउन हो गए हैं और लोगों को ये भय भी सता रहा है, ये पता नहीं कब तक चलेगा। लोग डरा देते हैं, कहीं कोई बोल देता है ये तो लंबा काल चलना है, 5-7 साल चलेगा, तो लोगों को होता है फिर क्या होगा। तो ये भय और एक नेगेटिव चिंतन और कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन चीजों को बढ़ा रही है। तो योग में मन शांत होता है, हमारे चित्त में धैर्यता आती है बहुत, हम अपने भविष्य के लिए भी बहुत श्योर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम भगवान से जुड़ जाते हैं। हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ लेता है और हम अपनी बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसको अर्पित कर देते हैं और वो हमें लुक आफ्टर करने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें सुंदर होती देखी गई हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। हजारों केस हमारे सामने हैं, बिगड़ी बात बन गई, आई हुई बाधाएं नष्ट हो गई, समस्याएं लोप हो गई, मनुष्य के सारे गेट बंद थे खुल गए। बिल्कुल, मतलब ये एक प्राप्तियों की ओर ले चलने वाली एक अच्छी विद्या है। अब बुद्धि की भी बात करते हैं भ्राता जी, जैसे हमने मन को देखा कि मन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, वैसे ही बुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारे जीवन में, सफलता में, जय पराजय में। तो क्या बुद्धि पे भी इसका असर आता है? बिल्कुल, क्योंकि राजयोग में हम लोग एक चीज सीखते और सिखाते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को क्लीन करना है। आजकल के संसार में क्या हो गया, नेट के कारण या टू मैनी इन्फॉर्मेशंस के कारण बुद्धि में रविश बहुत भर गया है। बुद्धि को बहुतों ने डस्टबिन बना लिया।
और जैसे मेमोरी कार्ड फुल हो गए हैं बहुतों के, जी। तो नई चीज वो पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, बोर होते रहते हैं, या वो सब बाहर फेंक दी जाती है। तो राजयोग में हम अपनी बुद्धि को क्लीन कर लेते हैं, उसमें श्रेष्ठ विजडम बढ़ते हैं, इसलिए बौद्धिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। फिर जीवन में हर फील्ड में बुद्धि का ही तो महत्व है, सब कुछ हमें बुद्धि से करना है। तो हमारी बुद्धि कैपेबल होती है हर फील्ड में जल्दी से जल्दी सफल होने के लिए, जल्दी से जल्दी बहुत सारी चीज सीख जाने के लिए। मैं उदाहरण दे दूं श्री कृष्ण का ब्रीफ में। श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना सिखाना था, अभी उसने बांसुरी वाले ने दे दी, लो लाला बजाओ, और उसने सरस्वती का आह्वान किया और बजने लगी। वो तो फटाफट गुरु के पास गए, विद्याएं सीखनी थी बहुत सारी, अब सबको तो बहुत देर लग रही थी, उसने तो बहुत जल्दी सारी विद्याएं सीख ली। भले ही लोग कहते हैं वो भगवान थे, वो एक अलग चीज है, लेकिन इसका कारण था बुद्धि की बहुत रिफाइननेस। मतलब हमारी बुद्धि भी रिफाइन हो जाए तो हर फील्ड में हमें सहज सफलता मिलेगी। लता जी, 21 जून को इसलिए चुना गया, ऐसा कहते हैं कि इस दिन सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है और ये समय आध्यात्मिक सिद्धियां पाने के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो क्या कहेंगे कि किस प्रकार की आध्यात्मिक साधना करें, किस प्रकार की सिद्धियां ली जा सकती हैं, न केवल आज लेकिन आगे भी योग के माध्यम से? देखिए, हम वैसी सिद्धियों के बारे में ज्यादा नहीं विचार करते जो तांत्रिक सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धि का हम एक सिंपल मीनिंग लेते हैं, सफलता। हर कार्य में सफलता, कार्य ही तो मनुष्य कर रहा है सारा दिन। बीमारी को ठीक होने में भी सफलता, बच्चों की पढ़ाई में भी सफलता, गृहिणियों को घर के काम में सफलता, बिजनेसमैन को बिजनेस में सफलता ही चाहिए, सफलता ही तो चाहिए। और हम सिद्धि क्या करेंगे? तो अगर इस दिन हम सब भी, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संकल्प को लेकर बहुत अच्छे योग की साधना करेंगे, यानी परमात्म स्वरूप पर स्थित होंगे, तो जो वरदाता है परमपिता परमात्मा, उससे हम सफल भव का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सुंदर। लता जी, हमेशा योग की बातें तो आती हैं और वैसे हम लोग प्राणायाम हमारे लिए सहज है, हम कर लेते हैं, आसन सहज है, कर लेते हैं, लेकिन जब राजयोग की बात आती है तो राजयोग में मन स्थिर नहीं होता। जो विधियां आप बताते रहे हैं अब तक, मैं चाहूँगा कि इस पे ज़रूर प्रकाश डालें कि योग कैसे करें ताकि हमारा मन एकाग्र हो जाए, प्रभु में लग जाए और हमारी भी ऐसी कलाएं विकसित हो सकें। एक्चुअली ये राजयोग भी बहुत सहज है और इसको सहज करने के लिए जरूरी है। देखिए, जब किसी दो व्यक्ति का नाता जुड़ जाता है, बहुत प्यार हो जाता है, तो कैसे एक दूसरे की याद रहती है, बाकी सब सारे मन के संकल्प शांत हो जाते हैं, मन इधर उधर भटकता ही नहीं, एक ही व्यक्ति रह जाता है मन में। ये भी तो एकाग्रता है ना। जी जी। ऐसे ही परमात्मा से अगर हम अपना नाता जोड़ लें, जो हमारा इटर्नल नाता है लेकिन टूटा हुआ है, वो मेरा परम पिता है, वो मेरा परम शिक्षक, परम सदगुरु है, वो मेरा है। गॉड बिलोंग्स टू मी, मेरा। तो इससे उसके प्रति प्यार बढ़ेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसकी बुद्धि उस पर एकाग्र करेंगे तो अभ्यास अच्छे हो जाएंगे और ये सहज हो जाएगा। लेकिन इसमें पहले हमें सोल कॉन्शियस होना होता है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, क्योंकि ये कंप्लीट स्पिरिचुअल राजयोग है, ये फिजिकल इसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हम श्वासों पे ध्यान लगा दें, ऐसा नहीं हम अपने मन को ऑब्जर्व करने लगे, उसको जीरो करने लगे, हमें सोल कॉन्शियस होना है। तो जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास होता जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, मैं यहाँ हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, उतना उतना परमात्मा में एकाग्रता होती चलेगी। बाकी अभ्यास के द्वारा व्यर्थ जो विचार आ रहे हैं उनको जहाँ जहाँ वो दौड़ रहे हैं उनको बार बार रोकना, थोड़े से दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। जी जी, वैसे भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो हम भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। कौन सा समय ज़्यादा बेहतर होगा योग करने के लिए? और कई बार आंखें खोल करके योग करने को सजेस्ट किया जाता है राजयोग में, तो जब हम आंखें खोल के करते हैं तो हमारा ध्यान होता नहीं है। नहीं, देखिए, हाँ, जल्दी ध्यान लगेगा तो प्रैक्टिस की बात होती है। आंखें खोलने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आंखों के माध्यम से ही परमात्मा वाइब्रेशंस हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और आंखों के माध्यम से ही हमारे फैलेंगे। आप एक माँ और बच्चे का उदाहरण देख लीजिए। माँ बड़े प्यार से बच्चे को देखती है, आंख खोल के देखती है ना, बच्चे को प्यार की फीलिंग होती है, थोड़ा थोड़ा गोद में भाग आएगा। और वही माँ जरा गुस्से के नैनों से देखे
तो बच्चा रोने लगेगा दूर बैठा भी। तो आंखें माध्यम है वाइब्रेशंस का, इसलिए आंखें खोल के करना चाहिए। सवेरे का समय जब प्रकृति शांत है, सूर्योदय से थोड़ा ज्यादा पहले, हमारे यहाँ तो हम 4 बजे करते हैं, लोग 3 बजे से भी करते हैं, पर जैसी जिसको सुविधा हो अपनी दिनचर्या के अनुसार। उस टाइम हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता बाहर का, एकांत स्थान में सब तो सोए होते हैं, बैठ के हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, तब भी प्रकृति शांत हो जाती है, जब सूर्य ढलता है तब भी बहुत अच्छी एकाग्रता होगी। तो ये 2 टाइम अगर हम चुन लें तो बहुत अच्छा होगा। पता जी, आपने व्यक्तिगत लाभ तो बताए हैं राजयोग के कितने हमें हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय जो महामारी फैली हुई है सारे संसार में, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए कि वो दूर हो। क्या राजयोग में इसके लिए कोई विधि है जिसके द्वारा इस चीज़ को ठीक किया जा सके, बीमारियों को? है विधि, लेकिन अगर सभी राजयोगी प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे, उसकी हमारे यहाँ एक विधि है बहुत अच्छी राजयोग में। क्योंकि ये प्रकृति की रचना है, तो प्रकृति से वापस ले लेगी या ये नष्ट हो जाएंगे योग के वाइब्रेशन से। लेकिन उसमें हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत होगी, एक अभियान, एक आंदोलन जैसा चलाने की आवश्यकता होगी। बाकी व्यक्तिगत रूप से हम राजयोग के द्वारा अपने को सेफ रख सकते हैं। जैसा मैंने बहुत बात सिखाया है कि भाई हम चारों ओर ऑरा क्रिएट कर लें, हम प्योर एनर्जी चारों ओर फैलाएं, तो ये वायरस हमसे दूर हटते जाएंगे, ये हमारे पास नहीं आएंगे। फिर हम माइंडफुल एनर्जी या प्योर एनर्जी जितनी फैलाएंगे, ये हमसे दूर चलते जाएंगे। इस तरह हम अपने को, अपने परिवार को सेफ कर सकते हैं। जी, तो आपने जैसे कहा सामूहिक रूप से, तो मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी तो सामूहिक रूप से ये प्रयास जरूर कर ही रहे होंगे कि सारे संसार से ये महामारी दूर हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी साधनाएं और बहुत अच्छी तपस्या चल रही है, निश्चित रूप से पहले से डबल चल रही है, क्योंकि सब फ्री हैं और सब सेवाएं नहीं हैं। लेकिन प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं, हम उन नियमों में भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। प्रकृति पहले ही कुपित है, हमें उसको शांत करना है, तो हम उसको थोड़ी सी मदद करते हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो शांत हो जाती है। बिल्कुल। चलिए, शुभकामना तो यही है हम सबकी भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी ये महामारी भी समाप्त हो और जो भी हमारे भाई बहनें हैं वो इससे सुरक्षित भी ज़रूर रहें। तो आज के इस सुखद ऐतिहासिक दिन पर आप हमारे सभी दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देंगे, संदेश देंगे भ्राता जी? मैं कहूँगा बहुत अच्छा, पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री को क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसने भारत को इस रूप से भी प्रसिद्ध कर दिया। प्रसिद्ध तो था ही अध्यात्म रूप से, किसको शांति चाहिए तो वो यहीं आता है, ज्ञान चाहिए तो यहीं आता है, लेकिन एक सुंदर लहर शुरू कर दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, हम भविष्य को देख सकते हैं कि ये राजयोग, ये अध्यात्म की विद्या, ये शांति का ज्ञान और संदेश भी इसी तरह सारे संसार में फैलेगा। तो फिजिकल योगाज के साथ साथ अगर मानसिक रूप से परमात्मा से भी जुड़ जाएंगे, मन को बहुत प्रसन्न भी रखेंगे, तनाव से मुक्त रखेंगे, थोड़ा रिलैक्स लाइफ जिएंगे, हर बात को सीरियसली लेके अपने को टेंस नहीं करेंगे, तो सभी का जीवन हेल्दी भी रहेगा। तो अगर इस तरह हम सहज भाव से जीवन जीना सीख जाएंगे, तो हमारे परिवारों में प्रेम का, खुशी का माहौल बनेगा और हमारा देश उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से ये विश्व गुरु के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, ये संदेश हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सचमुच आज सभी योग के लिए जैसे आतुर हैं, वैसे ही इस फिजिकल योग के साथ मेंटल योग की ओर भी बढ़ेंगे और जीवन को खुशहाल बनाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। आज इस गार्डन में आपसे मुलाकात हुई और मुझे लगता है कि रोज़ ही अब गार्डन में आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी। आज की सुंदर चर्चा के लिए, प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। इसीलिए केवल तन को दुरुस्त रखने की बात नहीं है, लेकिन हम अपने मन को भी दुरुस्त रखें ताकि हम समाज को भी दुरुस्त बना सकें।
आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति तन से बहुत हट्टा कट्टा है, तन से तंदुरुस्त है, लेकिन कई बार अपने मन की उदासी, निराशा, हताशा के कारण वो सुसाइड कर लेता है। वो अपने परिवार वालों को भी दुखी कर जाता है, अपने सुंदर उज्जवल भविष्य को विराम लगा देता है। और ये चीज़ आजकल हम चारों तरफ देख रहे हैं। सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चिंता, परेशानी, ओसीडी के भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज परम आवश्यक है योग दिवस पर कि न केवल हम तन का योग करें, लेकिन अपने मन को तंदुरुस्त रखने के लिए भी मानसिक योग का अभ्यास करें, राजयोग का अभ्यास करें, ताकि हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी संपूर्ण स्वस्थ रहें। तो आइए योग दिवस पर यह संकल्प लें कि हम योग करेंगे और सभी को योग के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि हम समाज को और संसार को बेहतर से बेहतरीन बना सकें, स्वर्णिम बना सकें। एक बार पुनः आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।